हेलो बच्चों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 14 वाटर, पानी। Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. Imagine what would happen. Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes or bath? What are the other activities you would not be able to do? What would happen if we don't have easy access to water for a long period of time? मान लो किसी वजह से आपकी फैमिली को एक दिन में एक बाल्टी पानी मिलता है और ये ऐसा एक सप्ताह तक रहेगा। तो क्या होगा? क्या आप खाना पका सकते हो, बर्तन धो सकते हो, कपड़े धो सकते हो या नहा सकते हो? और भी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जिनको आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहे काफी लंबे समय तक? एक बाल्टी पानी से हम सारे काम डेली रूटीन के सारे काम नहीं कर सकते। Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Do you have an idea about the quantity of water we use in a single day? पीने के अलावा हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर वाटर का यूज होता है। तो आपको क्या आइडिया है हम एक दिन में कितना क्वांटिटी वाटर की यूज करते हैं? टेबल 14.1 में देख सकते हैं आप। हम ड्रिंकिंग में, ब्रशिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स में और फ्लोर को क्लीन करने में हम बहुत सारा पानी यूज करते हैं। तो हम इसमें एक रफ एस्टिमेट बनाएंगे। टेबल के अंदर हम लगभग कितना पानी यूज कर सकते हैं। एक फैमिली में ये 800 लीटर से 1000 लीटर तक पानी यूज हो सकता है। Bujo wonders whether people living in different regions of our country get the same amount of water. Are there regions where people don't get adequate amount of water? How do they manage? बुजो को हैरानी होती है कि क्या हमारे देश के जो अलग अलग भाग हैं सबको सेम पानी मिलता है, अमाउंट पानी का सेम मिलता है? क्या कुछ ऐसे रीजन्स हैं, एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को जितना पानी की जरूरत होती है उतना मिलता है या नहीं मिलता? और अगर नहीं मिलता है तो वे कैसे मैनेज करते हैं? हमने टेबल 14.1 में एक्टिविटीज लिखी हैं कि जिसमें हम पानी का यूज करते हैं। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज हैं जहां पर हम पानी को यूज करते हैं। जैसे हम व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स और फूड आइटम्स खाते हैं, यूज करते हैं इनको। तो इनको ग्रो करने के लिए हमें पानी की नीड होती है। इसके अलावा जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी हमारे प्लांट से ही आते हैं, तो इसके लिए भी हमें वाटर की जरूरत होती है क्योंकि वाटर के बिना प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। Paheli wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. पहेली बताना चाहती है कि एक पेज बनाने के लिए 2 गिलास पानी की जरूरत होती है। अगर आपकी बुक के अंदर 200 पेजेस हैं तो ये समझ लो कि 400 गिलास पानी इसमें यूज हो चुका है। Where do we get water from? हमें पानी कहाँ से मिलता है, यानी कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या है? हमें वाटर रिवर से, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल या हैंड पंप से मिलता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वे क्या कहेंगे? वे ये नहीं कहेंगे कि हमें रिवर से मिलता है या पॉन्ड से मिलता है। वे कहेंगे वी गेट वाटर फ्रॉम टेप्स, हमें टूंटी से पानी मिलता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? टैप्स के अंदर पानी आता कहाँ से है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज आल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लेक और ए रिवर और ए वेल। इट इज देन सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स। जो हमारा वाटर टैप में आता है वो या तो किसी लेक से आता है या फिर किसी रिवर से आता है और ये पाइपों के द्वारा सप्लाई होता है वहां से और हमारे घरों तक पहुंचता है। आप फिगर देख सकते हैं। वाटर इन टैप्स कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, बोरवेल्स और वेल्स। तो आप लिखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। Bujo wants you to imagine a day in your life when water supply through taps is not available. एक दिन पानी नहीं आता आपकी टैप्स में, so you have to fetch it yourself from a far away place. आपको पानी अब किसी दूर से लाना पड़ेगा। कहीं कहीं कोई दूर कुआं है या दूर कोई
पाइप लगी हुई है या टूंटी है, वहां से आपको पानी लाना पड़ेगा। वुड यू यूज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे। तो इसमें पूछा है जैसे आपने एस्टिमेट किया था कि हम 800 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक पानी यूज करते हैं एक दिन में, तो क्या आप उस दिन भी इतना पानी यूज करोगे? नहीं, उस दिन हम कम पानी में ही मैनेज कर लेंगे। डू यू नो about 2/3 of the earth is covered with water. Most of this water is in oceans and seas. आप फिगर देख सकते हैं, oceans cover a major part of the earth. तो जितना भी हमारी अर्थ पे पानी अवेलेबल है उसका 2/3 ओशियंस के अंदर है। और जो ओशियंस का जो वाटर है ये सलाइन होता है, इसके अंदर साल्ट्स मिले होते हैं। इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो ये हमारे ना तो पीने के काम आता है और ना ही हमारी खेती में या फिर इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। एक पोइम है, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ये शायद पोइट ने समुंदर के बारे में लिखी है कि वाटर ही वाटर है हर जगह, लेकिन कोई इसकी एक ड्रॉप भी नहीं पी सकता। अब हम करेंगे वाटर साइकिल। Disappearing trick of water. How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? अगर हमारे फर्श पे पानी गिर जाता है तो थोड़े टाइम के बाद वो सूख जाता है। हम कपड़े सुखाते हैं, गीले कपड़े धूप में डालते हैं, वे सूख जाते हैं। ऐसे ही अगर बारिश आ जाती है और रोड पे या पे कहीं पे भी छत पे पानी आ जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो सूख जाता है, बारिश के थोड़ी देर के बाद। तो वो पानी जाता कहाँ है? हमने चैप्टर 5 में करा था इवेपोरेशन। क्या था इवेपोरेशन? वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स ऑन हीटिंग, दैट वाज इवेपोरेशन। तो गर्म करने पर वाटर वेपर्स में बदल जाता है, इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो हम इवेपोरेशन के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम 2 प्लेट्स लेंगे, दोनों के अंदर हम सेम पानी डालेंगे। अब एक को हम सनलाइट में रखेंगे और एक को हम वरांडे में रखेंगे। सूर्य की धूप की वजह से क्या होगा, जो धूप के नीचे रखी है प्लेट आपकी, उसका पानी सूख जाएगा, वो प्लेट बिल्कुल खाली हो जाएगी। लेकिन जो प्लेट आपने वरांडे में रखी है उस प्लेट के अंदर थोड़ा सा पानी बच जाता है। इवेपोरेशन दोनों प्लेट्स में होता है, लेकिन जो प्लेट सनलाइट में रखी है, डायरेक्ट सनलाइट में रखी है, उसके अंदर इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और जो वरांडे के अंदर रखी है उसके अंदर इवेपोरेशन कम होता है, इसलिए उसमें पानी बच जाता है। तो इवेपोरेशन के द्वारा पानी वेपर्स में बदल जाता है। डे टाइम के दौरान क्या होता है, सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियंस, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। सनलाइट पड़ती है ओशियंस पे, रिवर्स पे और लेक्स पे और पॉन्ड्स पे, और पानी वेपर्स में बदल जाता है। इसके अलावा जैसे फील्ड हैं, रोड्स हैं और अदर एरियाज हैं, यहाँ पे भी जो वाटर होता है वो वेपर्स की फॉर्म में बदल जाता है। लेकिन जो साल्ट्स होते हैं ओशियंस में, वे वेपर्स के साथ नहीं जाते, वे नीचे रह जाते हैं। अब हम करेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। हमने चैप्टर 7 में किया था कि प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, यूज ए पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड and retain some of it in their different parts. Remaining part of this water is released by the plants into air as water vapor through the process of transpiration. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, लेकिन प्लांट्स इस वाटर का कुछ ही पार्ट यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। जो बाकी वाटर बच जाता है उसको अपने डिफरेंट पार्ट्स में ये रिटेन करते हैं और ये हवा में छोड़ देते हैं। इस जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन।
जो वाटर छोड़ते हैं प्लांट्स, ये वेपर्स की फॉर्म में छोड़ते हैं, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो अब हमने दो प्रोसेसेस किए, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। इन दोनों प्रोसेसेस के द्वारा वाटर वेपर्स हवा के अंदर एंटर करते हैं। बुज्जो हैज बीन रीडिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन। बुज्जो ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ रही है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ मच वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन बाय व्हीट प्लांट्स दैट गिव अस 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट। ये पूछती है कि 1 किलो अगर हमें गेहूं चाहिए तो जो व्हीट प्लांट्स हैं वो लगभग 500 लीटर पानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा छोड़ते हैं। अब हमारे वाटर वेपर्स आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं? ये एयर के अंदर। और किस किस प्रोसेस के द्वारा आए हैं? इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा। क्या ये हमेशा के लिए खो जाते हैं? हम इनको वापस प्राप्त कर सकते हैं? कैसे करेंगे? इसके लिए हम करेंगे हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद बताएंगे क्लाउड्स कैसे बनते हैं। आप एक गिलास लो, इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल लो, आधा गिलास कर लो इसको, और इसके अंदर 2-3 आइस क्यूब डाल लो, पानी ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे? बाहर, गिलास के बाहर छोटी छोटी बूंदें बनी हुई है पानी की। ये कहाँ से आती हैं? Take a glass half filled with water, wipe the glass from the outside with a clean piece of cloth, add some ice into the water, wait for 1 or 2 minutes, observe the changes that take place on the outer surface of the glass. हमने ग्लास लिया आधा पानी का, उसको बाहर से पोंछा ताकि कोई पानी की बूंद ना रह जाए बाहर गिलास के, कुछ आइस ऐड करी और 1-2 मिनट के बाद देखा। हमें ग्लास के आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती हैं। ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आती हैं? From where do water drops appear on the outer side of the glass? The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it, and the water vapor of the air condenses on the surface of the glass. हमने चैप्टर 5 में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये दो प्रोसेसेस पढ़े थे। तो इसमें जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का वो वर्क करेगा इसमें। तो वेपर्स तो आपने पता ही है कि हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर्स। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द cooled surface of the glass, they condense and form tiny water drops. Paheli has noticed dew on the leaves of the grass on winter mornings. Did you notice something similar on leaves or metal surfaces like iron grills and gates on a cold morning? Is this also due to condensation? Do you see this happening on hot summer mornings? पहेली ने विंटर मॉर्निंग्स में जो ग्रास लीव्स हैं उसके ऊपर ओस की बूंदें देखी, और सेम उसने मेटल सरफेस पे और लीव्स पे भी देखी। तो ये क्या कंडेंसेशन की वजह से होता है? हाँ, ये कंडेंसेशन की वजह से होता है। और ये गर्मी में नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में जो वाटर वेपर्स होते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं। सर्दियों में हमारा जो मौसम होता है वो ह्यूमिड होता है, वेट होता है, तो इसकी वजह से वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं हवा के अंदर, और वे विंटर मॉर्निंग्स में वे कंडेंस हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्यूज। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। बादल बनते हैं, ये कंडेंसेशन प्रोसेस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। एज वी go higher from the surface of the earth, it gets cooler. When the air moves up, it gets cooler and cooler. At sufficient heights, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. These tiny droplets remain floating in the air and appear to us as clouds. जैसे एयर ऊपर मूव करती है तो ये ठंडी होती जाती है, और ऊपर जाने के बाद एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि जो वाटर वेपर्स होते हैं एयर के अंदर, ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। ये ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर फ्लोट करती हैं और हमें क्लाउड्स दिखाई देते हैं। It so happens that many droplets of water come together to form large size drop of water.
Some drops of water become so heavy that they begin to fall. बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं और एक लार्ज साइज की ड्रॉप बनाती हैं। कुछ ड्रॉप्स जो वाटर की होती हैं इतनी हैवी हो जाती हैं कि वे नीचे गिर जाती हैं। These falling water drops are rain. In special conditions, it may also fall as hail or snow. तो कभी कभी ओले पड़ते हैं और कभी कभी बर्फ भी गिरती है। Bujo has noticed fog near the ground in winter mornings. He wonders if this is also condensation of water vapors near the ground. What do you think? बुजो ने नोटिस किया है कि सर्दियों में मतलब ग्राउंड के पास में फोग बनती है। तो क्या ये कंडेंसेशन है? ये भी कंडेंसेशन प्रोसेस है, क्योंकि सर्दियों में मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वाटर वेपर्स जो ग्राउंड के आसपास होते हैं वे कंडेंस हो जाते हैं और फोग बनती है। रेन की फॉर्म में भी आ सकते हैं वाटर ड्रॉप्स और स्नो या हेल। कभी कभी ओले पड़ते हैं और माउंटेन्स में स्नो भी पड़ती है। ये अलग अलग तरीके हैं। Water in the form of vapor goes into the air by evaporation and transpiration, form clouds, and then comes back to the ground as rain, hail और snow. हमने क्या किया था? इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में बदल जाता है। वेपर्स ठंडे होके क्लाउड्स बनाते हैं और दोबारा से ग्राउंड पे आ जाते हैं एज रेन, हेल और स्नो। नाउ बैक टू द ओशियंस। जो हमारा वाटर रेन की फॉर्म में आया है वो ओशियंस तक ही चला जाता है। इसमें हम ये सब बताएंगे। What happens to the water that rain and snow bring to different regions of the earth? क्या होता है उस बर्फ का या रेन का जो अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में होती है और वो पानी कहाँ जाता है? All the land surfaces are above the level of oceans. जितने भी लैंड सरफेसेस हैं ये ओशियंस के लेवल से ऊपर हैं। Most of the water that fall on the land as rain and snow sooner or later goes back to oceans. जितना भी पानी धरती पे आता है रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में धीरे धीरे जाता ओशियंस में ही है। ये कई तरीकों से होता है। स्नो इन माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर। जो माउंटेन्स में जो स्नो गिरती है वो मेल्ट हो जाती है और ये रिवर की फॉर्म में आ जाती है। लेकिन जो पानी लैंड पे गिरता है रेन की फॉर्म में वो भी इन्हीं रिवर्स और स्ट्रीम्स में आ जाता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू ए सी और एन ओशियन। जो रिवर्स हैं वे लैंड पे लंबी डिस्टेंसेस कवर करती हैं। रिवर्स काफी लंबी होती हैं लेकिन अल्टीमेटली ये जाती कहाँ है? ये एक सी या ओशियन में ही जाती हैं। रेन वाटर आल्सो फिल्स लेक्स एंड पॉन्ड्स। जब बारिश होती है तो छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, वो पानी से भर जाती हैं। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड। रेन वाटर का कुछ पार्ट ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेती है और ये हमें ग्राउंड वाटर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये ग्राउंड वाटर ही है जहां पर ये हैंड पंप काम करते हैं। ये ग्राउंड वाटर को ही ऊपर खींचते हैं। अब हम करेंगे पहेली wants to share a concern with you in those areas where the land has little or no vegetation. पहेली हमारा ध्यान खींचना चाहती है उन एरियाज की तरफ जहाँ पे वेजिटेशन कम है या बहुत है ही नहीं या बहुत कम है। तो रेन वाटर का क्या होगा? वहां पे बहुत ही क्विकली फ्लो करेगा और ये अपने साथ मिट्टी की जो ऊपर टॉप लेयर होती है वो फर्टाइल लेयर होती है उसको अपने साथ बहा ले जाता है। अब दूसरा क्या है? कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे लैंड कंकरीली है, कंकर से ढकी हुई है, तो वहां अंडरग्राउंड वाटर टेबल में तो पानी जाएगा नहीं, तो अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है उसका लेवल वहां पे नीचे चला जाता है। वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ goes into the air as vapors. ये फर्स्ट प्रोसेस, ये जो वाटर साइकिल करेंगे हम उसका फर्स्ट स्टेप है ये।
कि ओशियन से और अर्थ की सरफेस से वाटर कहाँ जाएगा, एयर में जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। सेकेंड, रिटर्न्स एज रेन, हेल और स्नो, हेल, रेन और स्नो की फॉर्म में वापिस आएगा। और थर्ड प्रोसेस एंड द लास्ट प्रोसेस इज गोज बैक टू ओशियंस, और दोबारा से ये ओशियंस में चला जाएगा। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। ये इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, वाटर का जो सर्कुलेशन हो रहा है इसको हम वाटर साइकिल बोलेंगे। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसकी वजह से लैंड के ऊपर वाटर की सप्लाई मेंटेन रहती है। अब हम रेन की दो पोजीशंस करेंगे, फ्लड्स एंड ड्रॉट। अगर रेन ज्यादा हो जाए तो फ्लड्स आती हैं, और अगर रेन बिल्कुल ही ना हो तो क्या होगा, ड्रॉट। आप देख सकते हैं फिगर 14.10 में, ए सीन आफ्टर हैवी रेन। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का जमाव हो गया है। इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हमारे कंट्री के अंदर मॉनसून के अंदर ही बारिश होती है। वैसे तो ये समर डेज में बहुत ही रिलीफ देती है बारिश, और द सोविंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मॉनसून। कुछ क्रॉप्स का जो बीज बोया जाता है, कुछ क्रॉप्स के लिए जो बीज बोए जाते हैं वो मॉनसून के आने पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्सेस ऑफ द रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। आप फिगर देख सकते हैं 14.110 एंड 14.11। इससे पहले आप एक बार वाटर साइकिल को देखो 14.9। इसमें क्या दिखा रखा है, पहले इसमें इवेपोरेशन दिखा रखा है। ऊपर की तरफ ये 4 एरोज बने हुए हैं, यहाँ से वाटर इवेपोरेट होके एयर में जा रहा है, और ये यहाँ पे ऊपर जाके क्लाउड्स बन रहे हैं, और क्लाउड्स से बारिश आ रही है, नीचे फिर पानी आ रहा है, और ये पानी इस तरह से घूमता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, वाटर साइकिल। अब हम बता रहे थे फ्लड्स के बारे में। एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। आप फिगर देख सकते हैं 14.11, फ्लडेड एरिया का सीन दिखा रखा है। Heavy rain may lead to rise in the level of water in river, lake and pond. Water may then spread over large areas causing floods. Crop field, forest, villages and cities may get submerged by water. In our country, floods cause extensive damage to crops, domestic animals, property and human life. अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। हैवी रेन की वजह से रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में पानी का लेवल बढ़ जाता है, फिर ये आसपास के एरियाज में बढ़ जाता है, फैल जाता है ये, और जो खेत हैं, जंगल हैं, हमारे गांव हैं, शहर हैं, ये सब पानी से डूब जाते हैं। हमारे देश के अंदर फ्लड्स बहुत ही नुकसान करती हैं क्रॉप्स का, एनिमल्स का, प्रॉपर्टी का और ह्यूमन लाइफ का। अगर बारिश हो ही ना तो क्या होगा, काफी लंबे समय तक अगर बारिश ना हो तो ड्रॉट बोलते हैं उसको, सूखा पड़ना। Can you imagine what would happen if it doesn't rain in a region for a year or more? अगर एक साल तक या कुछ सालों तक या इससे भी ज्यादा बारिश ना हो तो क्या होगा? Soil continues to lose water. सोयल से वाटर निकलता रहेगा इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से, और जो वाटर लेवल है पॉन्ड्स में, तालाबों में, कुओं में, वो नीचे चला जाएगा। कुछ कुएं सूख भी सकते हैं ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से, और बारिश ना होने की वजह से ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा और ड्रोट वाली कंडीशन आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। इंसानों के लिए फूड और पशुओं के लिए फॉडर यानी चारा मिलना मुश्किल हो जाता है। हमने कई बार सुना है हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी ड्रॉट के बारे में। आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज? व्हाट हैपन टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दीज कंडीशंस? तो वहाँ की जो वेजिटेशन है और एनिमल्स हैं दोनों प्रभावित होते हैं इससे। एनिमल्स मर भी जाते हैं बहुत से, और वेजिटेशन वहाँ पे पानी की कमी की वजह से बिल्कुल सूख जाती है। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कराऊंगी। अब मैं इस टॉपिक को यहीं फिनिश कर रही हूँ।
आप मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बच्चों।